वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के जिस प्ले को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डॉक्टर फास्टस। इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। ये प्ले एलिज़ाबेथन दौर में 1592 या 1593 में मार्लो की डेथ से कुछ अर्सा पहले लिखा गया और ये बेसिकली एक ट्रेजिडी है। अगर हम इस प्ले की बैकग्राउंड की बात करें तो ये जर्मन स्टोरी के एक कैरेक्टर यानी फास्ट पर बेस करता है। उसकी स्टोरी में भी यही बयान किया गया था। उसकी डेथ भी एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किसी एक्सप्लोजन के नतीजे में हुई थी। इस प्ले में 16th सेंचुरी के यूरोप का नक्शा हमारे सामने खींचा गया है। प्ले टोटल 5 एक्ट्स पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट एक्ट 4 सीन्स पर कंसिस्टेड है, सेकंड एक्ट 3 सीन्स पर, थर्ड एक्ट भी 3 सीन्स पर, फोर्थ एक्ट 6 सीन्स पर और लास्ट यानी फिफ्थ एक्ट 3 सीन्स पर कंसिस्टेड है। अब हम आते हैं इस प्ले की समरी की जानिब। सबसे पहले हम एक्ट 1 में प्रोलोग को डिस्कस करते हैं। प्रोलोग का मतलब है इब्तदाइया, यानी इस प्ले में सबसे पहले कोरस दाखिल होता है जो कि म्यूज़िशंस का एक ऐसा ग्रुप है जो ऑडियंस को वो बातें बताता है जो कि कैरेक्टर नहीं बता सकता, और जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो भी ऑडियंस के सामने रखना कोरस ही का काम है। इसके अलावा कोरस तमाम कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग्स और उनके सेंटिमेंट्स को हमारे सामने बयान करता है। कोरस हमें ये प्ले इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि ये प्ले किसी जंगो जदल के ऊपर नहीं लिखा गया, ना ही कोई बहादराना कामों के मतलब लिखा गया है, ना ही इसमें कोई इश्किया दास्तान बयान की गई है, और ना ही ये किसी पुरजोश किस्म के वाक़या पर पेश करता है, बल्कि ये एक फास्टस नामी शख्स की किस्मत के ऊपर बेस करता है। उसके बाद कोरस डॉक्टर फास्टस का इंट्रोडक्शन बयान करता है जो कि जर्मनी के एक टाउन जिसका नाम रोडा था वहाँ पैदा हुआ, और उसके बाद अपने रिलेटिव्स के यहाँ विदरबर्ग में ये शिफ्ट हो गया। डॉक्टर फास्टस को पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए उसका मेन सब्जेक्ट थियोलॉजी था, यानी इल्मुल अकायद था। वो थियोलॉजी में इस कदर तरक्की कर गया कि उसे डॉक्टर ऑफ डिविनिटी का टाइटल दे दिया गया। लेकिन अपने इस नॉलेज की वजह से डॉक्टर फास्टस बहुत ज़्यादा प्राउड का शिकार हो गया, बहुत ज़्यादा मुतकब्बर हो गया। इसलिए उसने सोचा कि इल्मुल अकायद यानी थियोलॉजी में मज़ीद पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें तो वो ऑलरेडी पीक को छू चुका है। इसलिए अब उसे चाहिए कि वो नेक्रोमेंसी यानी काले इल्म के जादू को पढ़ना शुरू कर दे। उसके बाद एक्ट 1 के सीन 1 में ये बयान किया गया है कि डॉक्टर फास्टस ये सोच रहा है कि अब उसे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो थियोलॉजी के अलावा फ़िलासफ़ी, मेडिसिन, लॉ और लॉजिक को भी पढ़ चुका है, और वो इन तमाम सब्जेक्ट्स में अब बोरियत महसूस करता है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद फास्टस ने ख़ुद से ये नज़रिया कायम कर लिया है कि इंसान के जितने भी गुनाह हैं वो इंसान को जन्नत की उम्मीद से दूर कर देते हैं। इसलिए वो सोचता है कि अब उसे नेक्रोमेंसी यानी काले जादू को पढ़ना चाहिए, और यही वो सब्जेक्ट है जो कि इंसान को एक छोटा सा खुदा यानी देवता बना सकता है। डॉक्टर फास्टस का एक मुलाजिम है जिसका नाम वैगनर है। वो उसे हुक्म देता है कि वो डॉक्टर फास्टस के दोस्तों यानी वाल्ड्स और कॉर्नेलियस को बुलाए। दोनों भी जादूगर हैं, इसलिए डॉक्टर फास्टस उनसे जादू के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि उसके दोस्त आते, उसके कमरे में गुड एंजल और बैड एंजल दाखिल होते हैं। गुड एंजल और बैड एंजल असल में इंसान की अपनी ही ज़िंदगी के 2 डायमेंशंस हैं। गुड एंजल इंसान के अंदर की अच्छाई का रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि बैड एंजल इंसान के अंदर की बुराई या बदी का सिंबल है। ये दोनों फरिश्ते डॉक्टर फास्टस को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर फास्टस का झुकाव बैड एंजल की तरफ है, इसलिए वो गुड एंजल की बात को रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही उसके दोस्त आते हैं, डॉक्टर फास्टस उन्हें ये ख़बर देता है कि बिलाखिर उसने ये इरादा कर लिया है कि अब वो मैजिशियन बनेगा। उसका दोस्त वेल्ड्स डॉक्टर फास्टस को ये समझाने की कोशिश करता है कि जादू के ज़रिए वो बहुत सी दौलत और बहुत सी ताकत तो हासिल कर लेगा, लेकिन इसके बदले उसे अपनी रूह शैतान को फ़रोख्त करनी पड़ेगी। डॉक्टर फास्टस के जवाब देने से पहले ही कॉर्नेलियस
उसे कहता है कि डॉक्टर फास्टस इन तमाम असूलों से पहले से ही बाखबर है, क्योंकि उसने दीगर उलूम यानी एस्ट्रोलॉजी, लैंग्वेज और जियोलॉजी पढ़ रखे हैं। इसलिए डॉक्टर फास्टस इस मैजिक के ज़ोर पर बहुत सी ताकत और बहुत सी दौलत हासिल कर लेगा। उसके बाद वो डॉक्टर फास्टस से वादा करते हैं कि वो उसे जादू की किताबें दे देंगे। इसके बाद वो खाना खाने लग जाते हैं। उसके बाद एक्ट 1 के सीन 2 में बयान किया गया है कि एक शख्स जिसको फर्स्ट स्कॉलर कहा गया है वो इस बात पर हैरान होता है कि डॉक्टर फास्टस जैसे शख्स जो कि एक डॉक्टर ऑफ डिविनिटी है उसे क्या हो गया है और वो क्यों जादू की तालीम हासिल करना चाहता है। सेकंड स्कॉलर वैगनर से पूछता है कि डॉक्टर फास्टस इस वक्त कहाँ है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। इन स्कॉलर्स को भी पता है कि ये डॉक्टर फास्टस के दोनों दोस्त ऑलरेडी मैजिक की तालीम हासिल कर चुके हैं, इसलिए अब ये बात कंफर्म हो गई है कि वो डॉक्टर फास्टस को इस रास्ते पर लगाकर ही दम लेंगे। उसके बाद एक्ट 1 के सीन 3 में बयान किया गया है कि डॉक्टर फास्टस एक दायरा खींचता है और कुछ जादू पढ़ के मेफिस्टोफलीस को बुलाना शुरू कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा शैतान है। मेफिस्टोफलीस के हाजिर होने के बाद डॉक्टर फास्टस उसे ऑर्डर देता है कि अब वो जो काम उसे कहेगा उसे करना पड़ेगा, लेकिन मेफिस्टोफलीस कहता है इसके लिए उसे अपने चीफ यानी लूसीफर की इजाज़त दरकार होगी। वो पहले उसकी इजाज़त लेगा, उसकी इजाज़त लेने के बाद ही वो डॉक्टर फास्टस की खिदमत कर सकता है। क्योंकि वो डॉक्टर फास्टस के पास उसकी इजाज़त के बग़ैर ही आया था, इसलिए अब वो दोबारा उसके पास उसकी इजाज़त लेने जाएगा। और जाते जाते वो डॉक्टर फास्टस को कहता है कि उसे चाहिए कि अब वो अपनी रूह खुदा की बजाय उस शैतान यानी लूसीफर को बेच दे, लेकिन डॉक्टर फास्टस तो ऑलरेडी इस बात का इरादा कर चुका है। फिर वो लूसीफर का तारुफ करवाता है कि लूसीफर भी खुदा का एक फ़रिश्ता हुआ करता था, लेकिन खुदा की नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया था, और हम लोग भी खुदा ही के फ़रिश्ते थे, हमारी नाफरमानियों ने हमें जन्नत से बेदखल कर दिया। फिर हम तमाम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया जो कि खुदा के मुखालिफ था, इसलिए वो कहता है कि हम जहाँ भी हों वहीं दोज़ख होती है, क्योंकि खुदा से दूरी और जन्नत से निकाल दिया जाना ही हमारे लिए दोज़ख है। उसके बाद एक्ट 1 के सीन 4 में वैगनर जो कि डॉक्टर फास्टस का मुलाजिम है एक लड़के को बुलाता है और उससे रॉबिन के बारे में पूछता है, जो कि इस वक्त जॉबलेस और भूखा मर रहा है। इस पर वो उसे ऑफ़र करता है कि वो उसे 7 साल के लिए उसके पास मुलाजमत दिला दे। वैगनर उसे ये भी ऑफ़र करता है कि वो 7 साल तक उसे जादू की तालीम भी देगा। इसके बाद एक्ट 2 शुरू हो जाता है, जिसके सीन 1 में बयान किया गया है कि डॉक्टर फास्टस को थोड़ा सा इस बात का एहसास होता है कि शायद उसने खुदा के साथ गद्दारी की है और उसने जादू की तालीम हासिल करके और अपनी रूह फ़रोख्त करके गलत किया है। और साथ ही बैड एंजल आ जाता है और उसे इस बात पर कायल कर लेता है कि नहीं, उसने बिल्कुल दुरुस्त किया है, क्योंकि खुदा उसके साथ मोहब्बत नहीं करता था, इसलिए उसे अब जन्नत की बजाय दौलत और ताकत पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद मेफिस्टोफलीस आता है और डॉक्टर फास्टस को ये ख़बर देता है कि लूसीफर इस बात पर एग्री हो गया है कि वो डॉक्टर फास्टस की तमाम शर्तें मानेगा। ये माहदा 24 बरस के लिए होगा। इस दौरान डॉक्टर फास्टस जो चाहेगा वो हासिल कर सकेगा, लेकिन 24 साल के बाद उसकी रूह शैतान के हवाले कर दी जाएगी, जो कि उसे दोज़ख में ले जाएंगे। डॉक्टर फास्टस इस पर बहुत खुश होता है। वो आग जलाकर अपने गोश्त को पिघलाता है और उससे निकलने वाले खून के साथ ये माहदा लिख लेता है। मेफिस्टोफलीस आखिरी मरतबा डॉक्टर फास्टस को ये बता जाता है कि अब डॉक्टर फास्टस चाहे भी तो इस माहदे से वापस नहीं मुड़ सकता। फिर उसके बाद वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफलीस को हुक्म देता है कि वो उसे एक खूबसूरत सी बीवी ला कर दे, और इसके जवाब में मेफिस्टोफलीस उसे एक शैतान औरत पेश कर देता है। डॉक्टर फास्टस इसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन मेफिस्टोफलीस उसे कहता है कि अब वो सेक्स के लिए शादी को भूल जाए। फिर उसके बाद वो डॉक्टर फास्टस को जादू की एक किताब ला कर देता है। कि सीन 2 में बयान किया गया है कि रॉबिन डिक को ये बात बताता है कि उसने डॉक्टर फास्टस की एक जादू की किताब हासिल कर ली है और अब वो घोड़ों पर जादू करना शुरू कर देगा। इस पर डिक उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन रॉबिन एक दायरा लगाता है और डिक पर जादू करना शुरू कर देता है। इसके बाद एक्ट 2 के सीन 3 में बयान किया गया है कि डॉक्टर फास्टस दोबारा फिर आसमान की तरफ देखता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन इस मर्तबा
बैड एंजल की बजाय मेफिस्टोफेलिस खुद आता है और डॉक्टर फास्टस को इस बात पर कायल करने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ भी किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। डॉक्टर फास्टस कहता है कि जन्नत इंसान के लिए बनाई गई थी और मैं चूँकि एक इंसान हूँ, चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन ये जन्नत मेरे लिए ही बनाई गई है। इसके बाद गुड और बैड एंजल दोबारा फिर आते हैं। गुड एंजल डॉक्टर फास्टस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बैड एंजल उस पर सबकत ले जाता है और वो डॉक्टर फास्टस से यही कहता है कि खुदा किसी पर रहम नहीं खाता। अब चूँकि वो गलत काम कर चुका है, इसलिए उसे माफ़ी की तवक्को लगाने के बजाय इसी बुरे काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और डॉक्टर फास्टस बैड एंजल से दोबारा फिर कायल हो जाता है। उन एंजल्स के जाने के बाद डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस के साथ प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में गुफ्तगू करता है। अचानक डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस से ये सवाल पूछता है कि इस दुनिया को किसने तख्लीक किया, जिसके जवाब में मेफिस्टोफेलिस कहता है कि जादू की दुनिया में और शैतानों की दुनिया में इस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है, वो इससे दोबारा इस किस्म का कोई क्वेश्चन ना करे, क्योंकि हर वो सवाल जिसका जवाब खुदा होगा, ऐसा सवाल पूछने की कोई इजाज़त नहीं होगी। जब भी डॉक्टर फास्टस क्राइस्ट को मदद के लिए पुकारता है तो लूसीफर, बेल्ज़ेबब और मेफिस्टोफेलिस इकट्ठे डॉक्टर फास्टस के पास आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब उसकी निजात का और माफ़ी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। और वो ये भी कहते हैं कि खुदा से माफ़ी मांगना उनके एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ है। बेल्ज़ेबब डॉक्टर फास्टस को बताता है कि वो जहन्नम से डॉक्टर फास्टस के लिए एक अच्छा वक़्त लेकर आए हैं। उसके बाद वो डॉक्टर फास्टस के सामने 7 सीन्स को पेश करते हैं। इन 7 डेडली सीन्स में सबसे पहले प्राइड यानी तकब्बुर आता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद ग्रीड यानी लालच, एनवी यानी हसद, रैत यानी गुस्सा, ग्लोटनी यानी बहुत ज़्यादा खाना, बसियारखोरी, स्लॉथ यानी सुस्ती और लस्ट यानी सेक्स की डिज़ायर या ख्वाहिश आते हैं। इसके बाद डॉक्टर फास्टस इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि वो जो रूप चाहे अपना ले। इसके जवाब में उसे लूसीफर एक ऐसी किताब देता है जिसको पढ़ने के बाद वो जो रूप चाहे अपना सकता है। उसके बाद एक्ट 3 में कोरस आता है और वो बयान करता है कि डॉक्टर फास्टस जादू के ज़ोर पर बहुत से इलाकों की सैर कर रहा है और वो बादल, सियारे, सितारे और इसके अलावा बहुत सी और मखलूक़ात को देख रहा है। फिर उसके बाद आखिरकार वो रोम में कुछ अजूबे देखने चला जाता है। वहाँ पर वो पोप के साथ भी मुलाकात करता है। इसके बाद एक्ट 3 के सीन 1 में बयान किया जाता है कि डॉक्टर फास्टस रोम के बाद फ्रांस जाता है। इसके अलावा वो राइन रिवर को देखता है, नेपल्स को देखता है। उसके बाद वेनिस में वर्जिल के टॉम को देखता है और पदुआ की सैर करता है। इसके बाद वो मेफिस्टोफेलिस से रोम की तारीख़ के बारे में पूछता है, जिस पर मेफिस्टोफेलिस उसे मुकम्मल तौर पर आगाही देता है और वो उसे टाइबर रिवर के मतलब भी बताता है। इसके अलावा वो इसे एंजेलो ब्रिज के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। फिर जूलियस सीज़र और पिरामिड्स के बारे में भी उसे आगाही देता है। फिर मेफिस्टोफेलिस उसे कहता है कि अब उसे पोप की दावत पर ही स्टे करना चाहिए। डॉक्टर फास्टस उसकी बात को मान लेता है और पोप की जहां दावत हो रही होती है वहां वो स्टे करते हैं। पोप की दावत बहुत बड़ी थी क्योंकि वहां फ्रांस और पदुआ से भी बहुत से बिशप्स और फ्रायर्स आए थे। डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलिस ये प्लान करते हैं कि अब वो पोप का मजाक उड़ाएंगे, यानी दर हकीकत वो क्रिश्चियन रिलीजन का मजाक उड़ाना चाहते थे। उस दावत में बहुत से बिशप्स, फ्रायर्स और पोप एड्रियन के साथ हंगरी से किंग रेमंड भी शामिल होता है। उसके बाद ब्रूनो नामी एक शख्स पोप के सामने घुटनों के बल झुकता है। घुटनों पर झुकने के बाद ब्रूनो ये राय देता है कि पोप भी दर हकीकत उसी क्लास से ताल्लुक़ रखता है जिस क्लास से ब्रूनो ताल्लुक़ रखता है। इस पर पोप को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ उसका तकब्बुर बयान किया गया है। वो अपने मावनीन से कहता है कि वो फ़ौरन लाइब्रेरी जाएं और काउंसिल ऑफ टेंट में देखें कि उस जुर्म की पादाश में इसके लिए क्या सज़ा मुकर्रर की गई है, क्योंकि उसने पोप की बराबरी करने की कोशिश की है। डॉक्टर फास्टस के हुक्म पर मेफिस्टोफेलिस उन मावनीन को लाइब्रेरी में ही गहरी नींद सुला देता है क्योंकि वो ब्रूनो को आज़ाद करवाना चाहता है। ब्रूनो डॉक्टर फास्टस की इस प्लानिंग से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है और वो पोप से कहता है कि उसे एम्परर ने ही सिलेक्ट किया था। पोप को गुस्सा आता है
और वो एम्परर को भी काफिर डिक्लेयर कर देता है। यानी इसका मतलब है कि जो भी पोप के ख़िलाफ़ बोलेगा उसे मजहबी तौर पर जुर्म करार दिया जाएगा और मज़हब के मुताबिक ही उसे सज़ा दी जाएगी। यानी पोप की गुस्ताखी मज़हब ही की गुस्ताखी तसव्वुर की जाती थी। यहाँ से पोप का तकब्बुर और प्राइड शो होता है। उसके बाद ब्रूनो खामोश नहीं होता, बल्कि वो पोप को ये भी याद दिलाने की कोशिश करता है कि एक पोप हुआ करता था जिसका नाम जूलियस था, वो तो बादशाहों का वफ़ादार हुआ करता था। इस पर पोप को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो ब्रूनो को लानत मलामत करता है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफलीस फ्रांस और पदवा के कार्डिनल्स का रूप इख्तियार करके पोप के सामने हाजिर हो जाते हैं। पोप उनसे पूछता है कि अब ब्रूनो की सज़ा के बारे में उनका क्या ख्याल है। डॉक्टर फास्टस कहता है कि ब्रूनो और जर्मनी का जो बादशाह था ये दोनों काफिर तसव्वुर किए जाते हैं और इन्होंने चर्च यानी गिरजे का सुकून ख़राब किया है, इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि इन्हें जला दिया जाए। इस तरह से पोप ब्रूनो को डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफलीस के हवाले कर देता है, जो कि पदवा और फ्रांस के कार्डिनल्स की शक्ल में उसके सामने खड़े हैं, और ये हुक्म सादर कर देता है कि उसे जेल के टावर में बंद कर दें और कल वो इसके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुनाएगा। इनके जाने के बाद पोप अपनी पार्टी में दोबारा से मशगूल हो जाता है। एक्ट 3 के सीन 2 में बयान किया गया है कि मेफिस्टोफलीस डॉक्टर फास्टस को बताता है कि वो ब्रूनो को वापस जर्मनी भेजने का इरादा रखता है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफलीस से कहता है कि उसे इस तरह का बना दे कि वो किसी को दिखाई ना दे, ताकि वो इस खाने के दौरान पोप को तंग कर सके। मेफिस्टोफलीस ऐसा ही करता है और डॉक्टर फास्टस किसी को दिखाई नहीं देता। खाने के दौरान जब पोप के साथ फ्रांस और पदवा के असल कार्डिनल्स आते हैं तो फ्रांस का कार्डिनल पोप से पूछता है कि अब वो ब्रूनो के साथ क्या करेंगे। पोप सोचता है कि वो तो ऑलरेडी उसे इस बारे में आगाह कर चुका है, तो फिर वो दोबारा से ये सवाल क्यों पूछ रहा है। इस पर पोप को उस पर गुस्सा आ जाता है। दर हकीकत उसने इस सज़ा के बारे में डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफलीस को आगाह किया था, जो कि कार्डिनल्स के रूप में उसके सामने आए थे। इस पर हकीकी कार्डिनल्स उसके सामने ये कसम खाते हैं कि उन्हें तो ब्रूनो के बारे में किसी बात की खबर ही नहीं है। इस पर पोप को मज़ीद गुस्सा आता है और वो उन्हें जेल भेज देता है। खाने के दौरान भी डॉक्टर फास्टस पोप को तंग करता है, वो उसके खाने गायब कर देता है। इस पर पोप परेशान हो जाता है। जब वो उठ के जाने लगता है तो डॉक्टर फास्टस उसके साथ बुरी तरह से टकरा जाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर फास्टस उनके दरमियान पटाखे और आतिशबाजी चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो तमाम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके बाद एक्ट 3 के सीन 3 में बयान किया गया है कि रॉबिन और डिक एक कप उठाए हुए दाखिल होते हैं। रॉबिन डिक को बताता है कि उसे उम्मीद है कि इस कप की चोरी पर शैतान उन्हें बचा लेगा, क्योंकि ये कप उसने एक शराब खाने से चोरी किया है। दोबारा फिर रॉबिन डिक के गिर्द एक दायरा बना देता है। वो जादू के लिए मेफिस्टोफलीस को बुलाता है। मेफिस्टोफलीस हाजिर हो जाता है और उसे इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो डिक को एक एप बना देता है, यानी एक लंगूर बना देता है, और रॉबिन को एक कुत्ता यानी डॉग बना देता है। अभी तक डॉक्टर फास्टस अपने यूरोप के एडवेंचर्स में ही बहुत ज़्यादा बिजी दिखाया गया है। उसके बाद एक्ट 4 के सीन 1 में बयान किया गया है कि एक शख्स जिसका नाम मार्टिनो है, वो फ्रेडरिक नामी एक शख्स को हदायत देता है कि बादशाह के आने से पहले तमाम कमरे साफ़ कर दिए गए हैं। फ्रेडरिक उससे ब्रूनो के बारे में पूछता है, जो कि उनका इलेक्टेड पोप है और वो रोम से अभी अभी आया था। मार्टिनो उसे जवाब देता है कि ब्रूनो अभी अभी डॉक्टर फास्टस के साथ आएगा और डॉक्टर फास्टस अब बादशाह के सामने अपने कुछ कर्तव्य पेश करेगा। इसके बाद फ्रेडरिक उससे बेनवोलियो के बारे में भी पूछता है और मार्टिनो उसे जवाब देता है कि वो अभी तक सोया हुआ है। बेनवोलियो खिड़की के साथ चिपका हुआ है और ये सारा मंजर देख रहा है। मार्टिनो बेनवोलियो को बताता है कि डॉक्टर फास्टस अब दरबार में पेश होने जा रहा है, इसलिए उसे चाहिए कि अब वो नीचे आए और डॉक्टर फास्टस के कर्तव्य देखे। लेकिन बेनवोलियो कहता है कि नहीं, वो यहीं स्टे करना चाहता है और वो ये सारा मंजर खिड़की से ही देख लेगा। फ्रेडरिक और मार्टिनो चले जाते हैं और दोबारा से बादशाह, ब्रूनो और ड्यूक ऑफ
सैक्सोनी दाखिल होते हैं और दूसरी जानब मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फास्टस भी उनके सामने पेश हो जाते हैं। बादशाह डॉक्टर फास्टस का शुक्रिया अदा करता है कि वो ब्रूनो को पोप से आज़ाद करवा लाया है और वो ये भी वादा करता है कि अगर ब्रूनो रोम में पोप बन गया तो वो डॉक्टर फास्टस को मज़ीद इनाम व इकराम से नवाजेगा। डॉक्टर फास्टस बादशाह से कहता है कि वो अब अपना कर्तव्य पेश करना चाहता है, जिसकी बादशाह उसे इजाज़त दे देता है, लेकिन बेनवोलियो डॉक्टर फास्टस की इस तकरीर का मजाक उड़ाता है। बादशाह डॉक्टर फास्टस से कहता है कि वो चाहता है कि वो सिकंदर आज़म को उसके सामने पेश करे। डॉक्टर फास्टस फ़ौरन मेफिस्टोफेलिस को हुक्म देता है और वो बादशाह के सामने सिकंदर आज़म को उसकी महबूबा समेत पेश कर देते हैं। जैसे ही बादशाह अलेक्जेंडर को यानी सिकंदर आज़म को टच करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन डॉक्टर फास्टस उसे ऐसा करने से मना कर देता है। बेनवोलियो कहता है कि अगर डॉक्टर फास्टस उसके सामने अलेक्जेंडर को पेश कर सकता है तो वो भी इसके जवाब में अपने आप को एक स्टैग यानी एक बारहसिंगा बना सकता है। डॉक्टर फास्टस को गुस्सा आता है और वो बेनवोलियो के सर पर सींग उगा देता है। अलेक्जेंडर मुर्दा हालत में उसके सामने पेश नहीं होता, बल्कि वो उसके सामने एक्शन भी करता है और वो बादशाह को सल्यूट भी करता है। जब डॉक्टर फास्टस अलेक्जेंडर को गायब करता है तो उसके बाद ड्यूक ऑफ सैक्सोनी बेनवोलियो के पास जाता है, जो कि सोया हुआ था। ड्यूक उसे जगाकर कहता है कि ज़रा अपने सर को देखो जिस पर सींग उगे हुए हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और बादशाह डॉक्टर फास्टस से रिक्वेस्ट करता है कि इसके सींग गायब कर दे। डॉक्टर फास्टस उसकी बात को मान लेता है और उसके सींग गायब कर देता है और डॉक्टर फास्टस उसे ये भी कहता है कि उसने अपनी खुशी के लिए उसके सींग नहीं उगाए थे, बल्कि उसने बादशाह ही को खुश करने के लिए ऐसा किया था। उसके बाद एक्ट 4 के सीन 2 में बयान किया गया है कि बेनवोलियो डॉक्टर फास्टस से इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, लेकिन मार्टिनो उसे समझाता है कि वो इस बदले की आग को ख़त्म कर दे, लेकिन वो ये नहीं मानता और डॉक्टर फास्टस के कत्ल का मंसूबा बनाना शुरू कर देता है। बेनवोलियो उसे कहता है कि वो अपने आदमियों के साथ दरख्तों के झुंड के पीछे छुप जाएगा, जैसे ही डॉक्टर फास्टस आएगा वो उस पर हमला कर देंगे। बेनवोलियो और मार्टिनो अपने सिपाहियों के साथ दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं और फ्रेडरिक उन्हें आगाह करता है कि अब डॉक्टर फास्टस आ गया है, अब इस पर हमला कर दिया जाए। जैसे ही डॉक्टर फास्टस दाखिल होता है वो उसका सर काट देते हैं, उसके कटे हुए सर का मजाक उड़ाते हैं। बेनवोलियो कहता है कि अब उसे चाहिए कि डॉक्टर फास्टस के सर पर कील काट दें और इसे विंडो के साथ अटका दें, ताकि पूरी दुनिया देखे कि बेनवोलियो का जो मजाक उड़ाता है उसका यही अंजाम होता है। लेकिन फ़ौरन डॉक्टर फास्टस दोबारा से उठ जाता है और वो बताता है कि वो उसका असली सर नहीं था। इस पर बेनवोलियो और उसके फ़ौजी दोबारा से डॉक्टर फास्टस पर हमला करने आते हैं, लेकिन डॉक्टर फास्टस अपने और उनके दरमियान दरख्तों की बहुत लंबी दीवार बना लेता है और इस तरह से उनके हमले से बच जाता है। उसके बाद एक्ट 4 के सीन 3 में बयान किया गया है कि बेनवोलियो, मार्टिनो और फ्रेडरिक दोबारा से मुलाकात करते हैं और डॉक्टर फास्टस से दोबारा बदला लेने का सोचते हैं, क्योंकि बदले के तौर पर डॉक्टर फास्टस उन सब के सरों पर सींग उगा चुका है। बेनवोलियो थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि इसे इल्म है कि अगर उसने मज़ीद डॉक्टर फास्टस को तंग करने की कोशिश की तो वो उसके असली कान हटाकर उसकी जगह गधे के कान लगा देगा। अब वो ये प्लान करते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को एक लकड़ी के किले में महसूर कर लें। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उनके सींग ख़त्म होंगे तो वो इस किले से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद एक्ट 4 के सीन 4 में बयान किया गया है कि डॉक्टर फास्टस एक घोड़े पर सवार जा रहा होता है और एक और आदमी आता है और उसे पूछता है कि क्या डॉक्टर फास्टस ये घोड़ा $40 के इवज़ उसे बेच सकता है। डॉक्टर फास्टस उससे $50 की डिमांड करता है, लेकिन वो इस पर रज़ामंद नहीं होता, इसलिए डॉक्टर फास्टस उससे $40 लेकर ये घोड़ा उसके सुपुर्द कर देता है, लेकिन जाने से पहले उसे नसीहत करता है कि इस घोड़े को कभी भी पानी पर लेकर ना जाए। लेकिन वो आदमी इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे ही वो घोड़े को लेकर पानी पर आता है तो वो घोड़ा नीचे से गायब हो जाता है और इसकी बजाय वो आदमी अपने आप को चारे और घास फूस के ढेर पर पाता है। वो भागा भागा डॉक्टर फास्टस के पास आता है, जो कि सोया होता है। वो डॉक्टर फास्टस को जगाने के लिए उसकी टांग को हिलाता है, लेकिन उसकी टांग टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। इतने में डॉक्टर फास्टस जाग जाता है और वो इस पर हंसना शुरू कर देता है। उसके जाने के बाद
वैगनर आता है और डॉक्टर फास्टस से कहता है कि ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट उससे मिलना चाहता है। डॉक्टर फास्टस उसे मुलाकात की इजाज़त दे देता है। इसके बाद एक्ट 4 के सीन 5 में बयान किया गया है कि कार्टर, रॉबिन, डिक और उस घुड़सवार को एक शराब खाने में गाइड कर रहा होता है कि इस शराब खाने की जो मालकिन है उसके पास बहुत ज़्यादा रकम है। इसके बाद वो डॉक्टर फास्टस के साथ होने वाले अपने वाक़यात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसा कि घुड़सवार उसे बताता है कि किस तरह से उसने जब डॉक्टर फास्टस की टांग को पकड़ा था तो वो टूट गई थी। इसके बाद रॉबिन भी अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से मेफिस्टोफेलिस ने उसे एक एप यानी लंगूर में तब्दील कर दिया था। उसके बाद वो बियर पीते हैं और ये प्लान करते हैं कि वो किस तरह से अब डॉक्टर फास्टस का सामना करेंगे। उसके बाद एक्ट 4 के सीन 6 में बयान किया गया है कि ड्यूक के घर पर जब डॉक्टर फास्टस उससे मिलता है तो ड्यूक डॉक्टर फास्टस का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके लिए हवा में एक किला तामीर कर दिया है। उसके बाद वो डची से पूछता है कि वो क्या चाहती है और वो जवाब देती है कि वो तो अंगूर खाना चाहती है, लेकिन ये मौसम सरमा चल रहा है, लेकिन इस मौसम में अंगूर नहीं होते। डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस को हुक्म देता है और वो अंगूर ले आता है। इसे खाने के बाद डचीज़ ये कहती है कि उसने आज तक इतने मज़ेदार अंगूर पहले कभी नहीं खाए थे। उसके बाद रॉबिन, डिक, कार्टर और वो घुड़सवार डॉक्टर फास्टस के दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक करते हैं। डॉक्टर फास्टस पूछता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। उसे बताया जाता है कि वो बियर मांग रहे हैं। डॉक्टर फास्टस उनके लिए बियर अरेंज कर देता है। उसके बाद घुड़सवार डॉक्टर फास्टस को पूरी कहानी बयान करता है कि किस तरह से उसका घोड़ा गायब हो गया था और किस तरह से जब उसने उसे जगाने के लिए उसकी टांग को छुआ था तो उसकी टांग टूट गई थी। इस पर कार्टर और दूसरे लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। इनकी गुफ्तगू से तंग आकर डॉक्टर फास्टस उन सब को डम यानी गूंगे कर देता है। अब वो बोलने के काबिल नहीं रहते। एक्ट 5 के सीन 1 में बयान किया गया है कि वैगनर दाखिल होता है और उसे ये ख्याल आता है कि अब उसका मालिक यानी डॉक्टर फास्टस बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, क्योंकि 24 साल का वक्त तकरीबन मुकम्मल होने को है, इसलिए अब इसकी डेथ हो जाएगी और मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर और बिल्ज़ेबब इसकी रूह को अपने साथ ही दोज़ख में ले जाएंगे। उसके बाद स्कॉलर्स आपस में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। वो डॉक्टर फास्टस से कहते हैं कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत उनके सामने लाकर हाज़िर कर दी जाए। डॉक्टर फास्टस उनके सामने हेलन को ले आता है, जो कि क्वीन ऑफ ट्रॉय थी, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुई थी। क्वीन हेलन को अपने सामने देखकर सेकंड और थर्ड स्कॉलर को यकीन ही नहीं आता कि वो हेलन को अपने सामने देख रहे हैं। इसके बाद एक ओल्ड मैन डॉक्टर फास्टस के पास आता है, जो कि दर हकीकत उसके ओल्ड क्रिश्चियन बिलीफ का सिंबल है। वो डॉक्टर फास्टस को ये समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी उसके पास वक्त है, वो चाहे तो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकता है और उसे अभी भी माफ़ी मिल सकती है। लेकिन डॉक्टर फास्टस कहता है कि अब वो तमाम अच्छाई की उम्मीदें छोड़ चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है और दोज़ख उसका इंतज़ार कर रही है। इसके साथ ही बुराई का फरिश्ता यानी बैड एंजल डॉक्टर फास्टस के सर पर मंडलाना शुरू कर देता है और उसे मज़ीद नाउमीद करना शुरू कर देता है। इसके बाद मेफिस्टोफेलिस आता है और डॉक्टर फास्टस उसे कहता है कि अब उसे उसकी एक और ख्वाहिश पूरी करनी है, और वो ये है कि क्वीन हेलन को उसके सामने पेश कर दे। वो क्वीन हेलन को इसके सामने पेश कर देता है। डॉक्टर फास्टस पागलों की तरह उसे किस करता है। इसके बाद एक्ट 5 के सीन 2 में बयान किया गया है कि लूसीफर मेफिस्टोफेलिस को हुक्म देता है कि अब डॉक्टर फास्टस इस दुनिया में अपना वक्त पूरा कर चुका है, इसलिए अब उसकी डेथ का वक्त आ गया है। इसके बाद वैगनर और तीनों स्कॉलर्स डॉक्टर फास्टस के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब उसकी हालत कुछ दुरुस्त क्यों नहीं लग रही। डॉक्टर फास्टस उन्हें बताता है कि अब उसके वापस जाने का टाइम आ गया है, और उन्हें वो ये भी बता देता है कि उसने सारी की सारी ज़िंदगी लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस के हवाले कर दी थी और इसके बदले में उसे बहुत लामहदूद ताकत और दौलत मिली है। इसके बाद डॉक्टर फास्टस का आखिरी वक्त आ जाता है। इस दौरान भी नेकी का फरिश्ता यानी गुड एंजल डॉक्टर फास्टस से कहता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, उसे चाहिए कि वो क्राइस्ट से एक मरतबा माफ़ी मांग ले। लेकिन साथ ही बैड एंजल आ जाता है और उसे कहता है कि अब उसके पास माफ़ी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही और बुरी किस्मत और जहन्नम अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उसे अब हमेशा के लिए जहन्नम की आग में ही जलना है। और वो उम्मीद दिलाने की बजाय मज़ीद डॉक्टर फास्टस को मायूस कर देता है। इसके बाद साल मुकम्मल हो जाते हैं और रात के 11 बजते हैं। डॉक्टर फास्टस
बहुत ज़्यादा पछताता है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी लूसीफ़र और बेल्ज़ेबुब के हाथों फ़रोख्त करके बहुत बड़ी गलती की है। वो क्राइस्ट को भी पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मसारी की वजह से उसे इसकी भी हिम्मत नहीं होती। वो ख्वाहिश करता है कि काश फिसागोरस की थियरी सच साबित होती और इंसानी रूह दूसरे जिस्म में दाखिल की जा सकती, तो काश उसकी रूह किसी दरिंदे के जिस्म में दाखिल हो जाती। वो अपने पैदा करने वाले पेरेंट्स को भी लानत मलामत करता है और लूसीफ़र को भी बहुत बुरा भला कहता है। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं तो डॉक्टर फास्टस को अपना जिस्म हवा में तहलील होता हुआ महसूस होता है और उसकी रूह पानी के कतरों की शक्ल में दरियाओं में गिरती हुई महसूस होती है। वो चिल्लाता है और सबको लानत मलामत करता है। वो चीखता है कि उसकी किताबों को जला दिया जाए। इसके बाद एक्ट 5 के सीन 3 में बयान किया गया है कि तीनों स्कॉलर्स डॉक्टर फास्टस की चीखों पुकार सुनकर इसके कमरे में दाखिल हो जाते हैं और इसकी बदहाली देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करते हैं। एंड पर एपिलॉग में कोरस आता है और बयान करता है कि दरख्त की वो शाख जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, आज वो कट गई है। यानी डॉक्टर फास्टस जैसा शख्स जो कि बुराई की इंतहा पर पहुंच चुका था, अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और वो ऑडियंस को ये भी बताते हैं कि डॉक्टर फास्टस की ज़िंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम इस प्ले के थीम्स को देखें तो इसमें इंसान के लिमिटेशंस का जिक्र किया गया है कि इंसान जादू और बुरे तरीक़ों से जितनी मर्ज़ी दौलत और शोहरत हासिल कर ले, लेकिन आखिरकार उसे इस दुनिया से रुखसत होना ही है और उसे तमाम बुराइयों का हिसाब देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें नॉलेज और विज़डम की अहमियत का भी सबक मिलता है कि हमें चाहिए कि हम अच्छे अलूम की तरफ ही मेहनत करें और नेक्रोमेंसी जैसे बुरे अलूम से हमेशा बचें। इसके अलावा ये भी बयान किया गया है कि ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो कि प्राइड यानी तकब्बुर पैदा करे, वो इंसान को बेरारफ़ी और बुराई की तरफ ले जाता है। इसके अलावा जिस्म और रूह के ताल्लुक़ का ज़िक्र किया गया है। नेक्रोमेंसी यानी काले जादू का ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा इस नेक्रोमेंसी के जवाब में इंसान पर जो डैमनेशन यानी लानत मुसल्लत होती है उसका ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा नेक्रोमेंसी से इंसान जो ताकत हासिल करता है उसके नुकसानात का ज़िक्र किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ गुड एंजल और ओल्ड मैन की शक्ल में साल्वेशन यानी निजात, मर्सी यानी रहम, रिडेम्पशन यानी शफात का भी थीम हमें मिलता है। इसके अलावा फेट और फ्री विल का भी हमें थीम मिलता है कि इंसान फेट पर ही डिपेंड नहीं करता बल्कि हर मामले में उसे फ्री विल भी दी जाती है। उसके पास दोनों रास्ते हैं, जो रास्ता वो चाहे अपना सकता है। इसके अलावा मेडाइवल और रेनाइसेंस वैल्यूज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी इस प्ले में रोशनी डाली गई है। यहाँ पर यह प्ले ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।